नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए देखते हैं मित्रों, आज की क्लास हमारी किस चीज़ की है। तो आज हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास होगी 13, जिसमें क्वेश्चन नंबर 181 से 195 तक डिस्कस किए जाएंगे। और देखिए मित्रों, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो तरीका है, जो मैं सिर्फ इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, और इस तरीके से इतना बेहतरीन मैं पढ़ा देता हूँ कि जो CDP का जो आपका पोर्शन होता है 90 मार्क्स का, ये आपका इतना बेस्ट हो जाएगा कि आप इसमें से 85 तो ले ही आएंगे। और जब इधर 85 आ जाएंगे तो बाकी बचेंगे 60 मार्क्स। इसमें से मैं आपको कम से कम 40 मार्क्स दिलवा सकता हूँ। तो इसी तरह से सीटेट में 120 प्लस आएंगे। तो आप मेरे तरीके को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। और उसे समझने का एक तरीका ये है कि जो मेरी ये क्लासेस होती है ना, इनको आप सीरियल वाइज देखें। सीरियल वाइज देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और बाकी जैसे जैसे आप 7 या 8 वीडियो देख लेंगे, तो फिर इसके बाद आप एक सीटेट का पेपर कोई सा उठा लेना और उसको करके देखना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कितना बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल आपको आंसर पे ले जाके खड़ा कर देगा कि भाई इसको आंसर कर दो। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ आज। 181 क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिनके पास PDF है, तो वो PDF निकाल लीजिए। और जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ उनको लिखा करो, क्योंकि वही थ्योरी है और उतनी ही थ्योरी सीटेट में आती है। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। RTE एक्ट 2009। देखिए, ये 2009 में RTE एक्ट लागू हुआ था, और जिसके अंदर समावेशी शिक्षा की बात की गई थी। और समावेशी शिक्षा की जब बात हुई तो ये 1 अप्रैल 2010 को स्कूलों में लागू हो गई थी, और तब से ये चल रही है। तो जो आपका RTE एक्ट है 2009, ये समावेशी शिक्षा की बात करता है। सीधी सीधी बात है। समावेशी शिक्षा समझ लो क्या होती है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक ही विद्यालय के अंदर एक ही रूम होगा, और उसमें एक ही टीचर, यानी कि जो आपका नॉर्मल जनरल जो टीचर होता है, वो दोनों तरह के बच्चे पढ़ाएगा। जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं और जो आपके डिसेबल बच्चे हैं। डिसेबल बच्चे का मतलब जिसको शारीरिक रूप से किसी भी तरह से परेशानी है, वो बच्चा भी नॉर्मल क्लास में ही पढ़ेगा। बट उसके लिए जो उसको परेशानी, उसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। तो ये आपकी समावेशी शिक्षा थी। और RTE एक्ट, जो आपका RTE एक्ट था 2009, उसमें ये लागू की गई थी। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। यानी कि इसने जो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये किसकी परिभाषा है, वो ये पूछ रहा है। तो देखिए, ये अगर आप वाइगोत्स्की का चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने वाइगोत्स्की का एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देखें। उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जाके देख लीजिएगा चैनल पे। उसका डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ बताता हूँ। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि बच्चे का जो वर्तमान स्तर है, देखिए क्या कह रहा है, जिस पर वह अकेले पहुँच सकता है, ये इसका वर्तमान स्तर है बच्चे का। फिर उसको एक सुझाव मिलता है, सुझाव या हेल्प मिलती है, जिससे वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। मतलब कहने का, जैसे मान लो आपने सीटेट का पेपर दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ, आपके 50 नंबर आए, ये आपका वर्तमान स्तर है, ये आपने अकेले किया था। लेकिन अब किसी की हेल्प से, जैसे कि मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ का यानी कि 100 प्लस कर सकते हैं आप। तो ये जो वो पूछ रहा है कि ये जो गैप है इसको क्या कहते हैं, वो ये पूछ रहा है। तो इसको कहते हैं भाई ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ये वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें ZPD, स्कैफोल्डिंग, मचान, सीढ़ी, पाड़, MKO, निज वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हैं। आप उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। देखिए, आपके सीटेट के सिलेबस में 2 वर्ड्स आएंगे। एक तो आएगा उपचारात्मक शिक्षण और एक आएगा निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण। तो जो निदानात्मक शिक्षण होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कारण पता करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। और जब हमें कारण पता चल जाता है तो हम उसका उपचार करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि अगर क्वेश्चन में उपचारात्मक शिक्षण आया तो जो उसका आंसर है वो निदानात्मक शिक्षण होगा। और अगर क्वेश्चन के अंदर निदानात्मक शिक्षण आ गया तो उसका आंसर उपचारात्मक शिक्षण होगा। जनरली ऐसा होता है। तो आप इसको इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण किस पे होगा। तो देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पे हो सकता है,
भाषिक नियमों के ज्ञान पर नियम नेगेटिव, मैं कई बार बता चुका हूँ। समय व अवधि पर भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। समस्याओं के कारणों की सही पहचान, कारणों की पहचान करना या कारणों को जानना, ये पॉजिटिव होता है। तो देखिए भाई, इसमें 1, 2 और 3, इन तीनों में कन्फ्यूजन है कि कौन सा आंसर होगा। तो मैंने बताया जब आप 1 में, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में फंस जाएं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चीज़ देखनी है विस्तार। तो देखिए इसमें विस्तार तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इसमें वो पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है क्या, कारणों की सही पहचान करना, इसी को आंसर कर दो। आंख बंद करके भी आंसर कर दोगे आप इसको, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है, अगर आप एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे तो उसमें जो फ्रेमवर्क है, यानी कि उसका जो मूल आधार है, जो उसकी सोच है एनसीएफ की, वो रचनावाद है। ये आंसर है। बहुत से बच्चे इसको व्यवहारवाद कर देते हैं, जो कि नहीं है, ये ध्यान रखना आपका। इसका सीधा सीधा आंसर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? तो प्रेरित बच्चा कब होगा, जब कोई पॉजिटिव चीज़ होगी। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है पॉजिटिव वर्ड। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। नियमित, नियम नेगेटिव होता है, क्योंकि नियम में हमारा बच्चा नहीं रहना चाहता। हमारे पास 5 से लेकर 12-13 साल तक का बच्चा आएगा, और ये जो बच्चे होते हैं ये स्वच्छंद रहना पसंद करते हैं, ये नियमों में नहीं रहना चाहते। मैं कई बार बता चुका हूँ कि नियम या नियमित नेगेटिव। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। अनुशासन, अनुशासन भी नेगेटिव। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं, ये भी तो एक तरह का अनुशासन ही है, तो ये भी नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पूछ पॉजिटिव रहा था तो आंसर तो यही होगा। अब हमें ये देखना है कि इसमें पॉजिटिव क्या है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछना बाय द स्टूडेंट पॉजिटिव होगा, प्रश्न पूछना बाय द टीचर नेगेटिव होगा। अगर टीचर प्रश्न पूछता है तो नेगेटिव, अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो पॉजिटिव। बस इस बात का आप ध्यान रखो। वो पॉजिटिव पूछ रहा था, पॉजिटिव हमें मिल गया। अच्छा, बच्चा प्रश्न पूछता है वो पॉजिटिव है, तो क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि बच्चा तभी प्रश्न पूछता है जब वो सीख रहा होता है और उसके सीखने में बाधा पड़ती है, तब बच्चा पूछता है, यानी कि बच्चा प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। चलिए देखते हैं, 4 से देखते हैं। यहाँ पे कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। देखिए शिक्षण सामग्री जो है ये नेगेटिव है। आप सोचोगे यार ये क्या बता रहे हैं सर, शिक्षण सामग्री तो पॉजिटिव होती है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया और वीडियोज में और क्लासेस में कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। सीटेट में क्या है, सीटेट में हर ऑप्शन का वेटेज होता है। किसी से बच्चा 10% सीखेगा, किसी से 50, किसी से 100, किसी से 80। आपको बेस्ट ऑप्शन देखना होता है कि किस में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा, वही बेस्ट ऑप्शन होता है जिसमें बच्चा 100% सीखेगा उन चारों में से। तो ये जो होता है जैसे शिक्षण सामग्री, इससे बच्चा ज़्यादा नहीं सीखता है, तो शिक्षण सामग्री नेगेटिव। इससे होगा क्या, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको आंसर की तरफ ले जाएंगे। अगला देखेंगे, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। उदाहरण देना, चित्र और व्याख्या करना, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। उदाहरण देना, आपने किसी का उदाहरण दे दिया, पता नहीं किसका दे दिया। 6 साल का बच्चा क्या समझेगा आपके उदाहरण को, 8-10 साल का बच्चा क्या समझेगा आपके उदाहरण को, वो तो जानता ही नहीं उनको जिसका आप उदाहरण दे रहे हो। बच्चा उस चीज़ से सीखेगा जो उसके सामने है। चित्र, चित्र से बच्चा सीखता है, मैं मना नहीं करता हूँ। चित्र किताबों में बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, लेकिन चित्र से बच्चा तभी तक सीखता है जब तक उसकी आंखों के सामने रहता है। वहाँ से हट जाता है, कहानी खत्म हो गई। तो चित्र नेगेटिव। अच्छा, चित्र एक कंडीशन में पॉजिटिव होगा, कब? अगर यहाँ लिखा है चित्र दिखाना, अगर लिखा हो चित्र बनाना, और चित्र कौन बना रहा हो, चित्र बच्चा बना रहा हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखना। व्याख्या करना, लेक्चर देना बच्चों को पसंद नहीं है, छोटा बच्चा आपके लेक्चर से बोर हो जाएगा और ये क्लास के अंदर आपको नहीं करना है, नेगेटिव। नियमित नेगेटिव। परीक्षा नेगेटिव। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। नियमित या नियम मैंने बता दिया नेगेटिव। परीक्षा मैंने बताया आपको कि बच्चा आपके पास क्लास में परीक्षा देने के लिए नहीं आ रहा है, बच्चा आ रहा है ताकि वो कुछ सीख सके, वो कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सके, उसने अब तक जो अपना ज्ञान अर्जित किया है उस पर मोहर लगा सके कि कितना सही है कितना गलत है, उसके लिए आपके पास आ रहा है, परीक्षा के लिए नहीं आ रहा है, तो परीक्षा नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पूछ रहा है वो। तो आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव क्या है। शिक्षक को वास्तविक जीवन
स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। देखिए 3 वर्ड जो मैंने गोले करें ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। वास्तविक जीवन, देखो एनसीएफ भी हमारा ये कहता है जो 2005 है कि बच्चे का जो स्कूली जीवन है उसमें उसे समाज की झलक दिखाई देनी चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कहीं जेल में आके फंस गया। उसको ऐसा वातावरण दो आप कि उसको घर और स्कूल के वातावरण में ज़्यादा फर्क ना लगे, वो वास्तविक चीज़ों को सीखे, जो अपने घर पे करता है वही स्कूल में भी सीखे। तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियां बच्चे के सामने आप डेवलप करेंगे। बातचीत पॉजिटिव, बच्चा बातचीत करना पसंद करता है बहुत ज़्यादा, आप उससे बातचीत करिए तो वो ज़्यादा सीखेगा। मदद, अगर मदद या आवश्यकता बच्चे के लिए हो रही है, बच्चे की हो रही है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो भाई पॉजिटिव ही पूछ रहा था। देखो ये तो मैंने तुम्हें सारी थ्योरी बताई, समझाई, बट अगर आप ये समझ गए एक बार तो देखो कितनी जल्दी आंसर मिलता है। नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? पॉजिटिव। आप सोचोगे देखो इसमें ही पॉजिटिव पूछ रहा है, मदद कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव पूछ रहा है। अब वैसे तो अनुशासन नेगेटिव है, मैंने बताया नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस वेटेज है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का तरीका आपको आंसर की तरफ ले जाएगा। अब क्योंकि अनुशासन का ही क्वेश्चन आ गया तो हम देखेंगे इसमें भी क्या चीज़ पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा है। चलिए, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में ये सहायता करता है अनुशासन। रटना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, दोहराना, सुनाना, ये कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना, और ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। दूसरा देखेंगे, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ये वर्ड कहीं भी आए दोनों एक साथ, इनको पॉजिटिव कर देना। चुप्पी साधे रहने के लिए, ये अनुशासन हो गया। अनुशासन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। शिक्षकों को निर्देश देने में, निर्देश देना नेगेटिव, वो बच्चा आपके निर्देश सुनने के लिए नहीं आया है, ये चीज़ मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, आंसर कर दीजिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव इतनी अच्छी तकनीक है, आप थोड़ा सा समझ लो, बस समझने का आप कैसे समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। आप रोज़ मेरे 2 वीडियो देखो, रोज़ 2, ज़्यादा नहीं कह रहा, और कम से कम 5-6 दिन देखो। इसके बाद आप सीटेट का कोई सा भी पेपर उठा लेना, खुली छूट, खुला चैलेंज, और उसमें जो सीडीपी का पोर्शन है उसको करना, सीडी का और पैडा का। पैडा किसी भी सब्जेक्ट की उठा लेना जो मैंने कराई, जैसे अभी तो मैं ईवीएस हिंदी की करा रहा हूँ, वही देखना, क्योंकि जब आप ईवीएस और हिंदी के ढंग से सीख जाओगे ना, तभी आप दूसरी जो मैथमेटिक्स की पैडा है या इंग्लिश की पैडा है या संस्कृत की, वो तब सीख पाओगे। इसलिए मैंने अभी उसको थोड़ा होल्ड पर रखा हुआ है। तो इसके बाद आप ये वाला पोर्शन करके देखना, और अगर आपके क्वेश्चन ना हो सॉल्व तो आप चैनल छोड़ के चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको लगे कि इस क्लास में दम है, इस चैनल में दम है, तो रुके रहना, आपका सीटेट 100% क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं। आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो भाई जो पॉजिटिव होगा वही सत्य होगा। पहले से चलते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल, ही, मात्र, एकमात्र, सिर्फ, किसी भी सेंटेंस में आए उसको नेगेटिव कर देना, क्योंकि ये चीज़ों को बाउंड कर देता है। और जिस लेवल का आपका बच्चा है और जो सीटेट का सिलेबस है जो कि बच्चे के आसपास घूमता है, वो बाउंडेशन में नहीं रहना चाहता, आप भी मत रहो। दूसरा देखेंगे, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। देखिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण अगर साथ साथ आएँ तो ये क्या हो जाते हैं? ये पॉजिटिव हो जाते हैं, दोनों अगर साथ साथ आ रहे हों। सीखने, तीसरा देखेंगे, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है, यानी कि जीन ही निर्धारित करते हैं, वो ये कहना चाह रहा है। तो जब ये ही इसमें लगा हुआ है, ये एक तरफा मामला हो गया, तो ही भी नेगेटिव होता है। चौथा देखेंगे, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है। देखो ये जरूरी नहीं है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिनको मान लो किसी को शुगर है, उनको दादा परदादा से होती चली आ रही है, बहुत अच्छा खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं। तो ये जो है अच्छे पौष्टिक आहार या अच्छे पोषण से खत्म हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो ये सेंटेंस भी गलत है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, तो आंसर करो इसको। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचना मत, ज़्यादा सोचोगे ज़्यादा उसमें थ्योरी ढूंढनी, थ्योरी देखो आपने पढ़ रखी है, मैंने भी पढ़ रखी है। अब आपने थ्योरी पढ़ रखी है और मैं आपको फिर दोबारा से थ्योरी पढ़ाऊँ तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। वो तो आपने पढ़ा हुआ, आप नई चीज़ सीखो कुछ।
जब आप नई चीज़ सीखोगे तभी सीटेट क्लियर होगा। और देखिए जितनी भी ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं ना, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप सोचते हैं अरे यार ये तो बिल्कुल पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी इसका जो है क्लियर हो गया एग्जाम। तो क्या होता है कि वो कुछ स्मार्टली सोचते हैं, थोड़ा हट के सोचते हैं, रट्टा नहीं लगाते हो। तो ये जो क्लासेस हैं आपकी, ये आपको स्मार्टली सोचने पे मजबूर करेंगी, आपको स्मार्ट बनाएंगी, किस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है। इसलिए आप इसके साथ रहिए, उसको देखिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? नेगेटिव पूछ रहा है। जब उसने कहा नहीं कहा जा सकता तो नेगेटिव। अब देखिए, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बात पियाजे ने कही है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने 4 चरण दिए, 4 अवस्थाएं दी, आपको भी पता है पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी संज्ञानात्मक विकास की, ये बात उन्होंने कही। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल, उन्होंने कहा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो फिर अब नेगेटिव क्या, यही बचा। बाकी देखेंगे इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है अभ्यास। अभ्यास जो है नेगेटिव होता है। पियाजे ने इस बात की कोई तरफदारी नहीं की कि भाई बच्चे से आप अभ्यास कराओ, और वैसे भी अभ्यास नेगेटिव है। बच्चे को अगर आप अभ्यास के अंदर डाल दोगे तो वो धीरे धीरे उसको करते 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 बोर हो जाएगा और फिर वो ऊब जाएगा। तो आपको अभ्यास नहीं करना, अभ्यास नेगेटिव होता है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ अभ्यास पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कौन सी कंडीशन? अगर जो प्रश्न है आपका, जो क्वेश्चन है वो खेल से संबंधित है तो उसमें जो अभ्यास है वो पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज हमेशा नेगेटिव रहता है। वो नेगेटिव पूछ रहा है, आंसर मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? समावेशी शिक्षा, सीधा सीधा आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैंने आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बता भी दिया बहुत सारा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ये देखो, पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी थी उनमें से ये एक है, और ये सेकंड अवस्था है। सेकंड अवस्था जिसमें बच्चा 2 से लेकर 7 साल का होता है। अब वो ये पूछ रहा है कि ये 2 से 7 साल की उम्र में कौन सी इन चारों में से एक विशेषता नहीं है जो बच्चा नहीं कर पाता है। इसमें अनुत्क्रमणीयता कर पाता है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। अब आप बताइए 2 से 7 साल का बच्चा क्या ध्यान केंद्रित कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये 4th स्टेज में भी नहीं हो पाता, इसके बाद जाके कहीं ध्यान होता है। तो बच्चा जो 2 से 7 साल का है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, और वो नहीं ही पूछ रहा, तो आंसर तो यही हो गया। ये थर्ड जो है आपका प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये भी होता है। प्रतीकात्मक विचार का विकास ये भी होता है। अहमता यानी कि वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, ये भी होता है बच्चे में। बस ये जो ध्यान करने की जो प्रवृत्ति होती है ये बच्चे में इस अवस्था के अंदर नहीं होती है पियाजे की। इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो, जब लिखा हो के अलावा या सिवाय इसके, तो वो पूछता है क्या, ओड मैन आउट, यानी कि इसमें 3 एक जैसे हैं, यानी कि 3 पॉजिटिव हो सकते हैं और 1 नेगेटिव, या 3 नेगेटिव होंगे 1 पॉजिटिव। तो इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं खेल से क्या होगा। वे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करना। बिल्कुल, खेल में बच्चा कौशल सीखता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। खेल से जो बच्चे का शरीर है वो भी मजबूत होता है, निपुण होते हैं उसमें। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। देखो, अगर सिर्फ समय बिताया जा रहा है, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या आप सिर्फ आनंद ले रहे हैं और कुछ लर्निंग नहीं हो रही है, बच्चे का कुछ भला नहीं हो रहा है, तो वो नेगेटिव होता है, और यही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा? पॉजिटिव पूछ रहा है। देखिए, जब भी प्रश्न का कोई क्वेश्चन आए, यानी प्रश्न का ही कोई प्रश्न आए, प्रश्न के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाए, तो आपको उस प्रश्न को पॉजिटिव मानना है जिसके एक से ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे आंसर हों, तो उसी को हम करेंगे, क्या कहते हैं, पॉजिटिव। यहाँ से देखते हैं, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हो? हाँ, ना, 2 आंसर आएंगे। सही जवाब क्या है? ये है, 1 आंसर आया। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? हाँ या ना, इसके भी 2 जवाब आएंगे। अब इसे देखो, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ये जो विभिन्न वर्ड है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पूछ रहा था, आंसर कर दो। अब यहाँ पे जब उसने कह दिया विभिन्न तरीके से, तो बहुत सारे आंसर आने वाले हैं इस प्रश्न के। और प्रश्न के बारे में जब प्रश्न आए तो आप ये देखो कि जिस प्रश्न के सबसे ज़्यादा आंसर होंगे, सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे को मौका मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, अपनी रचनात्मकता दिखाने का, वही आंसर पॉजिटिव होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो पॉजिटिव होगा। तो आप इसमें देख लेते हैं भाई, जिसमें सारे पॉजिटिव हों। परियोजना बनाना पॉजिटिव, क्षमता समूह बनाना पॉजिटिव, रैंकिंग, बच्चे की रैंकिंग नहीं करनी कि भाई ये 70% वाला, ये 50% वाला, ये लेवलिंग करना नेगेटिव होता है।
करके सीखना पॉजिटिव, परियोजना पॉजिटिव, सहयोग से सीखना पॉजिटिव। ये क्या, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, सारी की सारी नेगेटिव। व्यक्तिगत अधिगम पॉजिटिव, क्षमता समूह बनाना पॉजिटिव, लेवलिंग करना बच्चे की, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। तो उन्होंने पूछा पॉजिटिव था, तो देखो सारा पॉजिटिव कौन सा है। दूसरा देखो, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग विधि, इनमें तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो इसको आंसर कर दो। ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको आंसर सही बिल्कुल करके आओगे। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन। अच्छा, ये प्रगतिशील शिक्षा किसने दी, ये दी थी हमारे जॉन डीवी ने। जॉन डीवी कहाँ के थे, अमेरिका के थे। अगर आपको कहीं कभी कन्फ्यूजन होती है कि भाई अमेरिका के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है गौतम्स ट्रिक, गौतम्स ट्रिक, इसको खोल के देख लेना, इसमें 4 ट्रिकें पड़ी हुई हैं फिलहाल। लेकिन अगर आपने ये 4 ट्रिक समझ ली तो आपको सारे तो बुद्धि के सिद्धांत याद हो जाएंगे। पावलोव ने क्या किया, स्किनर ने क्या किया, किस पे प्रयोग किया, कौन सा सिद्धांत दिया, वो याद हो जाएंगे। बुद्धि के सारे सिद्धांत याद हो जाएंगे, किसने कौन सी बुद्धि का सिद्धांत दिया। और भाई आप क्या कहते हैं, जितनी भी आपकी डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसकैलकुलिया हो गया आपका, डिसग्राफिया हो गया, या जो जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपके याद हो जाएंगी सिर्फ इन ट्रिक्स से। तो आप इसको उसमें जाके देख लीजिएगा, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो भाई कोई पॉजिटिव कथन होगा वही बताएगा। आप क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की हैबिट डालिए कि आप ये देखना कि इस क्वेश्चन में नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव, फिर आप नेगेटिव और पॉजिटिव ही ढूंढना, फालतू की थ्योरी के चक्कर में मत पड़ना। चलिए, जीवन सच्चा शिक्षक है, सही बात है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना, इससे क्या फ़ायदा होगा भाई, कि भाई चलो अभी 12 साल की स्कूली जो एजुकेशन उसको 24 साल की कर दोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। मुझे तो इसमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, अगला देखेंगे। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, अनुभव पॉजिटिव, बात ठीक कह रहा है। लेकिन अगर स्कूलों की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम इतना कुछ क्यों पढ़े लिख रहे हैं, स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस सेंटेंस में। 4 देखेंगे, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। प्राकृतिक दुनिया या वास्तविक दुनिया, कहीं पे भी आ जाए पॉजिटिव करना है इसको आप। अब देखिए वो पॉजिटिव पूछ रहा था, 2 जगह पॉजिटिव, एक तो अनुभव, लेकिन ये जो पहला जो इसमें जो लिए लाइन है इसने इसको नेगेटिव बना दिया, तो ये भी नेगेटिव। जीवन सच्चा शिक्षक है, ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। चलो इसको तो हमने हटा दिया, इसको भी हटा दिया। पहले और चौथे हम फंस गए। जब ऐसे फंस जाओ तो आपको वही देखना है, सबसे पहले विस्तार देखो। तो देखो ये कह रहा है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया, इससे ज़्यादा विस्तार आपको इसमें मिलेगा नहीं। दूसरी चीज़ मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव देखना, तो इसमें आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है, तो आप इसको आंसर कर दो, क्योंकि फर्स्ट में तो पॉजिटिव है नहीं। तो मित्रों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी चीज़ की आपको गाइडेंस चाहिए सीटेट से रिलेटेड तो आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो भी आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें EVS के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। और देखिए PDF मंगाने का ये फ़ायदा होगा आपको कि उसमें कम से कम 3000 क्वेश्चन है, और इन 3000 क्वेश्चनों की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, कहने का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव, ये सिर्फ एक ट्रिक है। एक ट्रिक की जब आप 3000 बार प्रैक्टिस करोगे तो भी आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। फिर आपके 90/90 ही आएंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। तो इसलिए PDF आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप मंगाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे जल्दी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।